Hello students, myself Sushil Shukla, your biology mentor. Welcome to Reliant Learning Solution. बेटा आज हम लोग जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th का एक टॉपिक है, एक यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, आखिर ये प्रजनन है क्या। क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सभी अपने एंसेस्टर को मेंटेन करने के लिए अपने ही समान जब यंग वंस या डॉटर्स को क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। चूंकि आपको पता है कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री का मतलब होता है अगेन, और प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्रोड्यूस कर रहे हैं। किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉटर्स को बना रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन तो बेटा प्लांट्स में भी होता है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, और रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। कोई ऐसे लिविंग बीइंग्स नहीं है जिनमें रिप्रोडक्शन ना हो। तो सबसे पहले जरा हम देखें कि रिप्रोडक्शन जिसके द्वारा हम डॉटर्स को बना रहे हैं, यंग वंस को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो आखिर ये रिप्रोडक्शन किन किन मेथड से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा बात करेंगे कि आखिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या। आपको पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता, किसी प्रकार कोई गैमीट नहीं बनते इसमें, उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी इसमें चीज यह है कि इसमें केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, दूसरा कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं होता। केवल एक ही इंडिविजुअल से हमारे जितने भी डॉटर्स या यंग वंस हैं या कोई भी न्यू ऑर्गेनिजम्स डेवलप होना है तो वो क्या है, एक ही इंडिविजुअल्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और किसी प्रकार का कोई बेटा गैमीट फॉर्मेशन नहीं है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं तो उस ऑर्गेनिजम्स का कोई भी पार्ट डायरेक्ट वो जर्मिनेट करके फिर से एक नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर दे, या उस पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट फिर से डेवलप कर दे उस नए डॉटर्स को या नए ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, डिफाइन करें, तो क्या है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज यूज्ड एज पेरेंट्स। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स के रूप में केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहा है बेटा। दूसरा क्या है, द इंडिविजुअल डज नॉट प्रोड्यूस गैमीट्स बाय मियोसिस। मियोसिस के द्वारा इसमें किसी प्रकार का कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी गैमीट नहीं बनेगा। द न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल और ऑफ स्प्रिंग्स इज द एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट, therefore it can simply be called as a clone। इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑर्गेनिजम्स की बननी है पेरेंट के समान, उसको हम क्या कहेंगे, उसको बेटा कहेंगे क्लोन। तो इसमें न्यूली फॉर्म इंडिविजुअल वो क्या बना रहा है, एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी के रूप में क्लोन का निर्माण कर रहा है। The asexual reproduction is found only in lower and primitive animals। लोअर और प्रिमिटिव एनिमल्स में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है। सच एज अगर हम आपसे बात करें
कुछ प्रोटोजोअन्स हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पंजेस हैं उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिलेंट्रेट्स हैं उसमें भी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी प्रकार की कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और एक ही इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है, उसके द्वारा नए नए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं बेटा। अभी तक हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब ऑर्गेनिजम्स में दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा हम आपको बता दें कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, देयर आर गैमीट फॉर्मेशन। ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जो बिना गैमीट के नहीं होगा, गैमीट जरूर बनेगा। और जब आपको पता है कि जब गैमीट बनेगा तो गैमीट तो अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में गैमीट है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आपसे बात करें, मान लीजिए एक प्लांट है हमारे पास, प्लांट किंगडम का एक प्लांट है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में जो मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में बनने वाला है गैमीट वो एंथ्रीडियम है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में जो बनने वाला गैमीट है वो बेटा आर्चिगोनियम है। तो एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स और आर्चिगोनियम के अंदर एग सेल। तो ये एंथ्रोजॉइड्स और एग सेल ये क्या है बेटा? ये गैमीट्स है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, बहुत सारी एल्गी है हमारे पास, तो एल्गी में भी बहुत सारे गैमीट बनते हैं। और अगर हम टाइप्स ऑफ गैमीट्स की बात करें तो आपको पता है कि गैमीट 3 प्रकार के हैं बेटा। एक तो आइसोगैमस, एक एनआइसोगैमस और एक ऊगैमस। जैसे अगर हम बात करें आइसोगैमस, आइसोगैमस का मतलब क्या है कि इस प्रकार के गैमीट, इस प्रकार के गैमीट साइज में समान होते हैं। एक प्लस स्ट्रेन का होता है गैमीट, एक माइनस स्ट्रेन का गैमीट होता है। दोनों गैमीट बेटा समान है। इसके बाद आगे चलकर दोनों में क्या होगा? सिनगैमी होगी। क्या होगी? सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन। तो जब फ्यूजन होगा तो दोनों देखिए समान, चूंकि ये देखिए दोनों समान है, लेकिन एक प्लस स्ट्रेन का है एक माइनस, और दोनों फ्यूज हो गए। और फ्यूज होने के बाद क्या बन जाएगा? जाइगोट बेटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो इसका मतलब क्या है? ये आइसोगैमस टाइप का क्या है? गैमीट है, जिसमें दोनों गैमीट सेम है। और दोनों गैमीट जब सेम है तो दोनों फ्यूजन कर रहे हैं, और फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक तो गैमीट हमने बात की आइसोगैमस, दूसरा होता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में बेटा एक गैमीट तो हमारा जो प्लस स्ट्रेन का होगा वो बड़ा होगा, और दूसरा जो होगा वो छोटा होगा। ये एल्गी की हम बात बता रहे हैं, आपको एल्गी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शैवालों में कैसे गैमीट होते हैं। तो एनाइसोगैमीट में क्या होगा? एक प्लस स्ट्रेन का गैमीट, एक माइनस स्ट्रेन का गैमीट, लेकिन ये सेम नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है। अब ये भी क्या होगा? दोनों में क्या होगा? सिनगैमी होगी, और दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे ऐसे, ये, और आगे चल के ये भी क्या बना लेंगे? जाइगोट बना लेंगे बेटा। ये भी क्या बना लेंगे? जाइगोट बन जाएगा। अब तीसरा एक होता है ऊगैमस टाइप, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, और तीसरा होता है ऊगैमस। ऊगैमस में क्या होगा कि इसमें एक, जैसे हम आपको बताएं, एक ऐसे होता है स्पर्म, ये क्या हो जाएगा? स्पर्म, और ये हो जाएगा ओवा। क्या हो जाएगा? ओवा। और दोनों बेटा क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इसमें, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। इसमें भी क्या बन जाएगा? जाइगोट। तो इसका मतलब हमने 3 प्रकार के गैमीट देखे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। तो ये तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, बिना गैमीट के ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और इसमें, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में
एक या एक से अधिक, एक या अधिक क्या, एक या दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, एक या दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये रिप्रोडक्शन बेटा होगा। और जब रिप्रोडक्शन होगा तो हम आपको बता दें, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दो प्रोसेस में होता है, एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और दूसरा होता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन की पहले की अवस्था, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब है फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के पहले क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के पहले एक तो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, वो जो गैमीट बना है उस गैमीट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। तो जैसे अगर गैमीट बन रहे हैं तो वो गैमीट क्या होंगे, गैमीट की गैमेटोजेनेसिस होगी। गैमेटोजेनेसिस को बेटा बोलते हैं युग्मक जनन। अगर हम मैन में बात करें तो मैन में जो गैमेटोजेनेसिस है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत, उस गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत एक प्रोसेस आती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस में पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब बेटा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा होता है oogenesis। oogenesis में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। इसका मतलब है जो गैमेटोजेनेसिस है वो टू पार्ट्स में है, स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis फॉर्मेशन ऑफ ओवा। अब जो ये स्पर्म और ओवा बना है, इस स्पर्म और ओवा का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा। तो क्या है, ये गैमीट बने और गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी स्टेज हो गई, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्टिलाइजेशन की बाद की अवस्था। और आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद की अवस्था का क्या मतलब है कि एक मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हुए तो आखिर बनेगा क्या, जाइगोट ही बनेगा। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहला क्या आता है, जाइगोट। तो पहला क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब बेटा जाइगोट जब बन गया तो उस जाइगोट का होगा क्या, डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। जाइगोट का क्लीवेज होगा। क्लीवेज को क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट के विभाजन को हम क्लीवेज कहते हैं। तो जो जाइगोट हमारा बना है उसका डेवलपमेंटल स्टेजेस शुरू हो जाएंगी, और डेवलपमेंटल स्टेजेस जब शुरू होंगी तो आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। और जिस समय बेटा जाइगोट का क्लीवेज होता है तो बहुत सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस बनती हैं। उसमें मारूला होता है, ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टोसील बनती है, गैस्टुला होता है, आर्चिंट्रॉन होती है, आर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो क्लीवेज के बाद जो डेवलपमेंटल स्टेज शुरू है, जाइगोट का जहां क्लीवेज हो गया उसके बाद जो भी स्टेजेस शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब बेटा क्या है, उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू हो गई। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आता है, एक तो जाइगोट बना है और उस जाइगोट क्या है, डिवीजन होना है, क्लीवेज होना है, उसका डेवलपमेंट होना है, और उस डेवलपमेंट के बाद क्या बनेगा, डेवलपमेंटल स्टेजेस बनेंगी, उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा आगे। तो बेटा हमने आपको बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और हम लोगों के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बिना गैमीट के इस प्रकार का कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो हमने बेटा आपसे बात की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में कि रिप्रोडक्शन है क्या, जो हम री और प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम बार बार किसी चीज को बना रहे हैं। हम किसको बना रहे हैं, हम यंग वंस को बना रहे हैं, हम डॉटर्स को बना रहे हैं, हम अपने समान एक एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बना रहे हैं।
क्लोन को बना रहे हैं, तो क्या है वो? रिप्रोडक्शन है। और ये दो प्रोसेस में आपने देखा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल बेटा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स हैं, कितने पार्ट्स में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड है बेटा। अब हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तो हमने देखा कि हम एग्जैक्ट कार्बन कॉपी को बना रहे हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई मेथड्स में है। पहला है ए फिशन। फिशन को बोलते हैं विभाजन। और बेटा ये जो फिशन होता है ये टू मेथड से है, एक बाइनरी फिशन और एक मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन जिसको द्विविभाजन कहते हैं, मल्टीपल फिशन जिसको बहुविभाजन कहते हैं। और बाइनरी फिशन के भी तीन मेथड्स हैं। सिंपल बाइनरी फिशन जो कि अमीबा में आपने देखा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन पैरामीशियम में देखा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन युगलिना में देखा है। तो बेटा जरा हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं कि जो बाइनरी फिशन है, इसमें एक फिशन है सिंपल बाइनरी फिशन। तो आखिर सिंपल बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो, और फिशन का मतलब विभाजन, द्विविभाजन। इसका मतलब है कोई एक पेरेंटल बॉडी है, वो अपने समान दो आगे डॉटर्स में क्रिएट हो जाएगी, दो डॉटर्स को बना देगी। इसका मतलब उसको क्या बोल रहे हैं हम? सिंपल बाइनरी फिशन। और ये अमीबा में होता है। जैसे बेटा हम आपको दिखाएं कि मान लीजिए ये अमीबा है, ये अमीबा है। आपको पता है अमीबा इज ए इरेगुलर शेप, अमीबा का कोई शेप नहीं होता। ये इसका होता है न्यूक्लियस और अंदर है साइटोप्लाज्म। अब बेटा इसमें क्या है? सिंपल बाइनरी फिशन होना है। तो सिंपल बाइनरी फिशन में होगा क्या कि ये जो आप अमीबा देख रहे हैं, इसमें दो प्रोसेस होगी। एक तो सबसे पहले न्यूक्लियस का बंटवारा होगा और इसके बाद कोशिका द्रव्य का बंटवारा होगा। इसका मतलब है न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा तो उसको बेटा बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो उसको बेटा बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन होना है, तो ये आप देखिए, ये अमीबा इस प्रकार से, ये देखिए दो प्रोसेस में डिवाइड हो रहा है। साइटोप्लाज्म दोनों बंट रहा है और यहां पर एक कॉन्स्ट्रिक्शन लग रहा है, सेल्स को बीच में दबा रहा है। अंदर का जो न्यूक्लियस है वो भी लॉन्ग हो रहा है, इस प्रकार से लॉन्ग होके ये दो न्यूक्लियस का भी बंटवारा हो रहा है, और साइटोप्लाज्म भी आपस में क्या हो रहा है बेटा? बंट रहे हैं। अब आगे कुछ समय पश्चात क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये आगे चलकर ये इस प्रकार के, आप देखिए ये टू डॉटर्स अमीबी बनने वाले हैं, और दोनों डॉटर्स अमीबी आगे चलकर ऐसे अलग हो जाएंगे। तो आगे अलग हो जाएंगे, इसका मतलब है कि एक डॉटर्स अमीबी यहां हो गया और एक डॉटर्स अमीबी यहां हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक पेरेंटल सेल जब अपने ही समान दो डॉटर्स को क्रिएट कर रही है, दो डॉटर्स को बना रही है, तो बेटा उसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन। और ये किसमें हो रहा है? ये अमीबा में हो रहा है। तो ये बाइनरी फिशन का पहला मेथड हमने बताया, सिंपल बाइनरी फिशन। अब हम आपको सेकंड मेथड बताएं, अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तो बेटा आपको पता है, आप ये फिगर देख रहे हो, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो होता है वो पैरामीशियम में होता है। और ट्रांसवर्स का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मैंने पेन लिया है, मार्कर पेन है, और इसको मैंने क्या है ऐसे काट दिया, तो वो क्या हो गया? ट्रांसवर्स हो गया। तो ट्रांसवर्स में क्या है कि पैरामीशियम है, इसको मैंने ऐसे यहां से काटा। अब यहां जब काटेंगे तो इस पैरामीशियम के अंदर का प्रोटोप्लाज्म ये भी डिवाइड होगा, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ये भी डिवाइड होगा। और हम आपको बता दें पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। आप देख रहे हैं धीरे धीरे
इसके बॉडी का बंटवारा होता जा रहा है, प्रोटोप्लाज्म भी बटेगा, और प्रोटोप्लाज्म बटेगा तो देखिए बॉडी दो भागों में बंट रही है और बंटने के बाद इसका न्यूक्लियस भी देखिए इनलार्ज हो रहा है, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस दोनों बंट जाएगा। बंटने के बाद दोनों बॉडी अलग हो रही है, एक माइक्रो न्यूक्लियस इधर आ गया, एक माइक्रो और एक माइक्रो न्यूक्लियस इधर आ गया, और कुछ समय पश्चात ये दोनों हमारे डॉटर्स पैरामीशिया अलग हो जाएंगे। 2 डॉटर्स पैरामीशिया अलग हो जाएंगे, एक पैरामीशिया से 2 डॉटर्स पैरामीशिया हमारे बन रहे हैं बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। अब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यह है कि जैसे किसी चीज को हम खड़े रूप से ऐसे काट दें तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो होता है वो किसमें होता है बेटा? युगलीना में होता है। आपको बता दें युगलीना में होता है। जैसे मान लीजिए ये एक युगलीना है, तो युगलीना की बॉडी भी ऐसे बढ़ती है और एक फ्लैजला इधर से निकलते हैं और एक फ्लैजला इधर से निकलते हैं, दोनों बॉडी बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद ये बिल्कुल दोनों पार्ट क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन है, एक युगलीना इधर एक युगलीना इधर। तो इसमें क्या है? खड़े रूप से दोनों युगलीना अलग हो जाते हैं। तो ऐसे हम रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। तो बेटा फिशन में पहला जो था बाइनरी फिशन, जिसके 3 मेथड्स हैं। एक सिंपल बाइनरी फिशन को हमने आपको बताया जो कि अमीबा में है, एक ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन जो कि पैरामीशियम में आप देख रहे हो, और एक लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन जो हमारे युगलीना में है। अब दूसरा एक पार्ट आता मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन होता है प्लाज्मोडियम में और मोनोसिस्टिस में तो प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एक प्लाज्मोडियम है इस प्रकार से, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई, इस न्यूक्लियाई में डिवीजन चालू हो जाएगा, और डिवीजन चालू हो जाएगा तो इतने नंबर आप न्यूक्लियाई इसमें भरते जाएंगे, इतने डिवाइड करते जाएंगे ये न्यूक्लियाई कि पूरे बॉडी में न्यूक्लियाई हो जाएंगे, पूरे बॉडी में न्यूक्लियाई फैल जाएंगे और पूरे बॉडी को ये रिकवर कर लेंगे न्यूक्लियाई। उस समय पश्चात क्या होगा बेटा कि ये न्यूक्लियाई जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये प्लाज्मोडियम की या मोनोसिस्टिस की बॉडी ब्रस्ट हो जाएगी, ये यहाँ से फट जाएगी बॉडी, और फटने के बाद पूरा ये जो न्यूक्लियाई है हवा के संपर्क में आ जाएंगे और एक एक न्यूक्लियाई फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होके फिर से एक नए प्लाज्मोडियम को जन्म दे देगा। तो ये क्या है कि इसमें मल्टीपल फिशन आप देख रहे हो, ये मल्टीपल फिशन है, ये बहुविभाजन है। और बहुविभाजन का मतलब है कि ये न्यूक्लियस में डिवीजन हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड होने के बाद वो फिर से अगर यहां पर 200 न्यूक्लियाई है तो ये आगे चल के क्या बनेंगे? 200 ही आगे ये प्लाज्मोडियम बनने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन। तो बेटा हमने आपको बताया कि पहला जो मेथड था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें आपने देखा फिशन, जिसमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन की बात कर रहे हैं। अब हम आपको नेक्स्ट बताएंगे बाय बडिंग। तो बडिंग की क्रिया किस प्रकार से होती है ये हम लोग देखेंगे। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं अगला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसका दूसरा मेथड है बाय बडिंग। तो स्टूडेंट्स बडिंग का मतलब क्या होता है? बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। कोई एक ऐसी आउटग्रोथ बॉडी से बनने वाली है जो आगे चलकर नए डॉटर्स को बनाएगी। इसका मतलब है ये जो बडिंग की प्रोसेस है ये हाइड्रा, ईस्ट और स्पंजेस इसमें देखी गई है बडिंग की प्रोसेस। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो बडिंग होती है बेटा, बडिंग 2 रूपों में होती है, एक एक्सोजीनस बडिंग होती है और एक एंडोजीनस बडिंग होती है। अगर बडिंग किसी एनिमल के बॉडी के ऊपरी सरफेस से बड अगर जर्मिनेट कर रहा है, बड निकल रहा है, तो इसे एक्सोजीनस बडिंग कहते हैं। अगर बडिंग की प्रोसेस बॉडी के आउटर सरफेस से हो रही है तो उसको बोलते हैं एक्सोजीनस बडिंग। और अगर बॉडी के इंटरनल भाग में अंदर से कोई बड बन रहा है, बॉडी के इनसाइड्स के
इनसाइड हो रही है बडिंग, अगर बड अंदर से डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग। अगर हम आपको देखें तो आप देख रहे हो लिखा हुआ है एक्सोजीनस बडिंग, ए बड डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स which later on gets detached and grows into a individual. Example हाइड्रा ईस्ट, ईस्ट में भी हाइड्रा में भी। जैसे अगर हम आपको देखें मान लीजिए ये ईस्ट की सेल है, ये है ईस्ट। अब यहां पर एक्सोजीनस बडिंग होनी है, तो एक्सोजीनस बडिंग में देखिए ये, और हम स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये बड कोई जरूरी नहीं कि यहां से बने, बड कहीं से भी बन सकता है। बड यहां से भी बन सकता है, बड यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। बड पूरे बॉडी के चारों तरफ किसी भी भाग से एक्सोजीनस बडिंग हो सकती है। तो ये बड मान लीजिए यहां से बना अब यहां पे बड बना, तो मान लीजिए बड ऐसे बन गया, ये बडिंग की क्रिया ऐसे चलती चली गई, और ये पूरी चैन रूप में, जैसे चैन होता है इस प्रकार से चैन रूप में ये बन गए। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये क्या होंगे, यहां से अलग हो जाएंगे, एक एक बड अलग हो जाएंगे और फिर से नए ईस्ट सेल को डेवलप कर देंगे। तो एक्सोजीनस बडिंग में बड कहीं से भी आउट ग्रोथ के रूप में निकल सकता है। दूसरा होता है एंडोजीनस बडिंग, ए बड डेवलप्स इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। अगर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के इनसाइड अंदर से अगर कोई बड बन रहा है और वो जाके न्यू इंडिविजुअल बनाता है तो उसको बोलते हैं एंडोजीनस बडिंग, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेम्यूल। आप देख रहे हैं ये देखिए सेल्स है, और एंडोजीनस बडिंग क्यों हो रही है, ये आखिर बड बन क्यों रहे हैं, या एंडोजीनस बडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन से इस सेल को प्रोटेक्ट कराना है। अनफेवरेबल कंडीशन से सेल को प्रोटेक्ट कराना है, उसको रक्षा करनी है सेल की। तो इस प्रकार से एंडोजीनस बडिंग में इनसाइड बहुत सारे बड बनते जा रहे हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेम्यूल। और आपने देखा है अगर हम स्पंजेस में बात करें जो आपके फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, स्पंजेस में अगर बात करें, स्पंजेस में एंडोजीनस बडिंग होती है, जेम्यूल्स बनते हैं, और वही जेम्यूल डेवलप होके आगे चल के डिवाइड होंगे, डिवीजन होगा उसमें, और नए इंडिविजुअल को वो बना लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग की प्रोसेस। अब आपको पता है कि बडिंग के बाद अगर हम देख रहे हैं कि ये तो बडिंग जैसे ईस्ट में मैंने दिखाया, या आपके स्पंजेस में जेम्यूल बन रहा है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है, हाइड्रा में भी बड बन जाते हैं, एक्सोजीनस बडिंग है। किसी भी भाग से आउट ग्रोथ निकल गई और वो फिर से ग्रोथ बढ़ती जाएगी, और बढ़ने के बाद ग्रोथ जब बढ़ जाएगी तो फिर से न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाएंगे। तो ये तो बडिंग हाइड्रा स्पंजेस में है। अगला जैसे प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बडिंग के बाद रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन का मतलब बेटा होता है कि अपने को रीजनरेट कर लेना। अपने बॉडी के कोई भी पार्ट है वो डिके हो गया है तो फिर से वो रीजनरेट हो जाएगा। जैसे आपने देखा है लिजर्ड, जो हमारी हाउस लिजर्ड है जिसको हेमीडेक्टाइलस कहते हैं, घरेलू छिपकली, आपने देखा है उसकी टेल क्या होती है, अलग हो जाती है, कभी कभी पूंछ उसकी कट जाती है। तो क्या पूंछ कट गई तो क्या हुआ, रीजनरेट कर जाती है पूंछ, उसमें रीजनरेशन हो जाता है, फिर से वो नई टेल डेवलप हो जाती है। इसके अलावा रीजनरेशन की प्रोसेस और में भी है। आप इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश की बात करें, स्टारफिश में भी रीजनरेशन है, कुछ प्रोटोजोन्स है उनमें भी रीजनरेशन है। तो हाईली पावर ऑफ रीजनरेशन है, वो रीजनरेशन होगी। तो अगर रीजनरेशन को हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ए फुल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। और एग्जाम्पल हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन की प्रोसेस है बेटा, लेकिन हम आपको बता दें स्टूडेंट्स कि प्लेनेरिया एक ऐसा एनिमल है जिनमें ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन है। ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए
ये मान लीजिए एक यहां पर ये प्लेनेरिया है, और प्लेनेरिया में ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन तभी रीजनरेट ये प्लेनेरिया करेगा जब तक उसमें न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो बेटा वो रीजनरेट नहीं करेगा। कोई भी पार्ट है अगर उसमें न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की वजह से ही वो रीजनरेट करके फिर से बॉडी बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। तो जैसे मान लो ये प्लेनेरिया है, हमने इसको यहां से काट दिया, ये 3 पार्ट हो गया। अब क्या होगा? ये तीनों पार्ट बेटा अलग हो गया इस प्रकार से, ये तीनों पार्ट अलग हो गया, और अलग होने के बाद तीनों में ही क्या है? न्यूक्लियस है। अब फिर से क्या होगा? ये पार्ट फिर से एक नए बॉडी बना लेगा प्लेनेरिया की, ये भी ऐसे बना लेगा, और ये भी एक ऐसे नई बॉडी बना लेगा। तो क्या हुआ? ये ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन है। कोई भी सेल्स आप देख रहे हो इसमें जो हमने डिके किया है, जिसको हमने काट दिया है, सब में न्यूक्लियस है। बिना न्यूक्लियस के बेटा प्लेनेरिया हो या हाइड्रा हो, उसमें रीजनरेशन नहीं होता, इसीलिए उसको हम बोलते हैं ट्रिमेंडस पावर ऑफ रीजनरेशन। तो हमने बात की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक तो फिशन की बात की, दूसरा बडिंग की बात की, और तीसरा रीजनरेशन की बात की। इसके बाद आगे और भी मेथड है जो मैं आपको बताने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें अगले रिप्रोडक्शन की, ये मेथड है फ्रेगमेंटेशन। बेटा फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट टूट गया है, डिके हो गया है, उस बॉडी से अलग हो गया है, तो वो टूटा हुआ, डिके हुआ या अलग हुआ पार्ट फेवरेबल कंडीशन में फिर से जर्मिनेट होकर एक नए बॉडी को या एक नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर देगा। इन दिस प्रोसेस द बॉडी ऑफ द पेरेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू मेनी स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ईच फ्रेगमेंट अंडर सुटेबल कंडीशन में गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, न्यू जनरेशन। और आप देख रहे हो हाइड्रा, प्लेनेरिया और सी स्टार। अगर हाइड्रा, प्लेनेरिया और सी स्टार की हम बात करें बेटा, तो उसमें क्या है? फ्रेगमेंटेशन भी है। बॉडी का कोई भी पार्ट है वो टूट गया है, डिके हो गया, तो वो टूटा हुआ, डिके हुआ या जो सड़ा गला पार्ट है वो अलग हो गया है। लेकिन अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो फिर से क्या होगा? फिर से ईच फ्रेगमेंट फिर से सुटेबल कंडीशन में फिर से एक नए ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर जाएगा। तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन या विखंडन। अगला मेथड होता है इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन, मान लीजिए इसको हम दिखाते हैं प्रोसेस। जैसे ये प्रोसेस मेनी बैक्टीरिया, अमीबा, फ्रेश वाटर स्पंज एंड फंजाई फ्रॉम सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंट सिस्ट। On the return of favorable period, the amoeba divides by multiple fission to produce many small amoebae, और known as क्या बोलते हैं उसको? Pseudopodiospores। तो अब ये अमीबा में अगर हम इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन की बेटा बात करें, तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा में धीरे धीरे क्या होगा कि इसके चारों तरफ सिस्ट बनना शुरू हो जाएगी रिप्रोडक्शन के समय। जब रिप्रोडक्शन होना है तो ये सिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। और सिस्ट क्यों बनती है? सिस्ट इसलिए बनती है कि उस पूरी सेल को प्रोटेक्ट कर सके, उसको डिके होने से बचाए सिस्ट। तो सिस्ट क्या कर रही है? इसकी रक्षा कर रही है पूरे अमीबा की। और अंदर जो ये स्पोर्स आप देख रहे हो, ये डिवाइड हो जाएंगे, इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा, मल्टीपल फिशन शुरू हो जाएगा। और मल्टीपल फिशन के बाद आगे क्या होगा? मल्टीपल फिशन के बाद आगे क्या होगा कि ये जो भी स्पोर्स बनेंगे, उस स्पोर्स को हम कहते क्या कहेंगे? स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स होंगे। और ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स आगे चल के क्या करेंगे कि ये जो सिस्ट की वॉल है, ये सिस्ट है, ये फट जाएगी, ये
इस प्रकार से अमीबा की ये जो सिस्ट है, ये अमीबा की ये सिस्ट भी क्या होगी, फट जाएगी और बहुत सारे स्यूडोपोडियोस्पोर्स हवा के संपर्क में बेटा आ जाएंगे और एक एक स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में फिर से एक नए डॉटर अमीबी को डेवलप कर देंगे। ये जितने स्पोर्स होंगे स्यूडोपोडियोस्पोर्स वो आगे चलकर डॉटर अमीबी फिर से बना लेंगे। तो ये क्या है, इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन मतलब पुटी का निर्माण, सिस्ट का निर्माण। और सिस्ट तभी बनती है जब इसको प्रोटेक्ट करना है, एग को प्रोटेक्ट करना, स्पोर्स को प्रोटेक्ट करना, इसलिए वो सिस्ट बन गई। और जब ये स्पोर्स, जिसको सीडियोपोडियो स्पोर्स कह रहे हैं, जब ये मेच्योर हो गए तो सिस्ट फट गई, हवा के संपर्क में ये स्पोर्स बाहर आ गए और फेवरेबल कंडीशन में ये फिर से नए डॉटर्स अमीबी को फिर से बना देंगे। तो क्या हो गया, इंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट होता है स्पोर फॉर्मेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जो मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, आपको अगर हम बताएं कि स्पोर फॉर्मेशन का क्या मतलब है, देखिए स्पोर्स तो बहुत सारे होते हैं। अगर हम बात करें जू स्पोर्स की, अब आपको हम बेटा बता दें कि जो जू स्पोर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला स्पोर फॉर्मेशन है, तो उस स्पोर फॉर्मेशन में भी पहला होता है जू स्पोर। और जू स्पोर कहां बनता है, क्लेमाइडोमोनास में। आपको पता है कि क्लेमाइडोमोनास, जैसे ये क्लेमाइडोमोनास है, यू शेप्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और बहुत सारे ऐसे स्पोर्स इसमें जू स्पोर्स डेवलप होते हैं, बहुत सारे जू स्पोर्स बन जाएंगे। ये बहुत सारे जू स्पोर्स ऐसे बन जाते हैं। और आपको बेटा हम बता दें कि ये जो जू स्पोर होते हैं, ये एक तो जू स्पोर होते हैं जो सिंगल फ्लैजिलेट होते हैं, एक जू स्पोर होते हैं बाई फ्लैजिलेट होते हैं, और एक जू स्पोर होते हैं क्वाड्री फ्लैजिलेट होते हैं। ये फ्लैजिला क्या कर रहा है बेटा, फ्लैजिला लोकोमोशन का काम कर रहा है, इसीलिए इसको मोटाइल जू स्पोर कहते हैं। और जिन जू स्पोर में अगर फ्लैजिला नहीं होते तो उनको नॉन मोटाइल जू स्पोर्स कहते हैं। इसका मतलब वो लोकोमोशन का काम नहीं करते, वो लोकोमोशन की क्रिया नहीं कर पाते। तो ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। इनमें क्या है, बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स है। और ये क्या होगा, जितने भी स्पोर्स बनेंगे तो ये सभी जू स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पर एक एक जू स्पोर्स फिर से एक नए क्लेमाइडोमोनास को डेवलप कर जाएंगे, एक नए क्लेमाइडोमोनास को बना लेंगे जितने जू स्पोर्स होंगे, क्योंकि जू स्पोर्स मोटाइल हैं, फ्लैजिला इसमें लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जो कि क्लेमाइडोमोनास में है। दूसरा होता है स्पोरेंजियोफोर। जैसे मान लीजिए ये राइजोपस है, ये क्या है, राइजोपस। आपको पता है राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, और एक ये बेटा क्या है, फंगस है। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स बनेंगे। अब ये स्पोरेंजियोफोर्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इसमें डिवीजन हो रहा है। और ये बहुत सारे जो स्पोरेंजियोफोर्स आप देख रहे हो ये कैसे हैं, ये बेटा नॉन मोटाइल है, इसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सब क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स नॉन मोटाइल है। ये है स्पोरेंजियोफोर्स। तो ये स्पोरेंजियोफोर्स को आप जो देख रहे हो ये सब कैसे हैं, नॉन मोटाइल है, और इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है। लेकिन ये राइजोपस चूंकि फंगस है, ब्रेड मोल्ड है, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होना है तो ये बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर्स बनेंगे, और पूरे स्पोरेंजियम की जो ये वॉल होगी, इस वॉल को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम की वॉल क्या होगी, फट जाएगी, और एक एक ये स्पोरेंजियोफोर्स हवा के संपर्क में आएंगे, और जहां जहां जाके ये गिरेंगे
वहां से फिर से एक नया राइजोपस डेवलप होगा। तो बेटा क्या है, ये स्पोर फॉर्मेशन की दूसरी मेथड है। अब तीसरा हम बात करते हैं कोनिडिया। अब आपको पता है कि कोनिडिया किसमें होता है, एक हमारे पास फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम। अब जैसे अगर हम कोनिडिया देखें तो बहुत सारे ऐसे कोनिडिया होते हैं, बहुत सारे, जैसे आपने देखा है बहुत सारे ऐसे कोनिडिया है, और आप देख रहे हैं कि कोनिडिया फॉर्मेशन में क्या होगा, ये पेनिसिलियम है जिनमें कोनिडिया फॉर्मेशन है ऐसे ऐसे, और ये कोनिडिया फॉर्मेशन में बहुत सारे कोनिडियोफोर्स बनते हैं, कोनिडियोफोर्स। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ये चैन लाइक कोनिडिया बनते चले जा रहे हैं इस पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम भी क्या है, फंगस है, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इस प्रकार के कोनिडिया बनते चले जा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया। तो क्या होगा कि बहुत सारे जब ये कोनिडियोफोर से कोनिडिया बन रहे हैं तो फेवरेबल कंडीशन आने पर यहां से एक एक कोनिडिया क्या है, ये सब अलग हो जाएंगे, सब एयर के संपर्क में आ जाएंगे, और यही कोनिडिया फिर से जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर से एक नया पेनिसिलियम डेवलप हो जाएगा। तो हमने आज आपको क्या बात की कि ये जो एसेक्सुअल मेथड है जिसमें एक या केवल एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, जिसमें कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, बॉडी का या बॉडी के अंदर का कोई भी पार्ट फिर से ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर रहा है, इससे बहुत सारी इसकी मेथड आपने देखा, फिशन देखा, बडिंग देखा, रीजनरेशन देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन को देखा, और स्पोर फॉर्मेशन को देखा। तो ये तो मेथड थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये जो मेथड है ये इतने प्रकार से है। अब अगर हम आपसे बात करें कि चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ये आगे चलकर एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मॉडिफाइड हो जाता है, और हम आपको बता दें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है ये थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं। तो बेटा बात करते हैं, अब चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या था, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहे या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहे प्लांट में एक ही बात है। अब हम आपको बता दें कि ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये दो रूपों में है बेटा, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। कुछ ऐसे हमारे प्लांट के कायिक भाग हैं जो मुख्य रूप से आगे चल के डेवलप होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल है जिसको आपको कृत्रिम रूप से डेवलप कराना पड़ता है। तो अगर हम बात करें नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट की, तो आपको पता है कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो कायिक जनन की जो मेथड है प्लांट्स में, वो रूट के द्वारा भी है, स्टेम के द्वारा भी है, और लीव्स के द्वारा भी है। तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि जैसे अगर रूट्स की बात करें तो आपने देखा है कि प्लांट्स में रूट्स होती हैं, लेकिन दो प्रकार की रूट्स है। एक तो रूट्स होती है जो ब्रांचेस में होती है, और एक रूट्स होती है जो फाइब्रस होती है। जो ब्रांचेस रूट्स होती हैं जिनसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकलती है। जैसे मान लीजिए ये एक रूट्स है, तो इससे अगर ये ब्रांचेस निकल रही है इस प्रकार से, अगर ये ब्रांचेस इस प्रकार से निकल रहा है तो ऐसी रूट्स को हम टैप रूट बोलते हैं बेटा। चूंकि टैप रूट क्या है, ब्रांचेस है, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स निकल रही हैं। और एक रूट्स होती है फाइबर के समान है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे फाइबर्स रूट्स होती हैं, आपने देखा है सुगर केन है, व्हीट है, ओनियन है, इस प्रकार से फाइबर्स रूट्स होती हैं, गुच्छे जैसी जड़ें होती हैं। तो ये जड़ें, कुछ जड़ें तो ऐसी हैं जो बहुत दूर दूर तक फैली है, उसको हम टैप रूट कहते हैं, जो बेसिकली हमारे डाइकॉट प्लांट्स में होती हैं। और जो ये फाइबर्स रूट्स होती हैं ये बेसिकली क्या है, गुच्छे जैसी हैं, ये ब्रांचेस में नहीं होती, इसको हम एडवेंटिटियस रूट्स भी कहते हैं, और ये हमारे मोनोकॉट प्लांट्स में पाई जाती हैं।
तो जैसे अगर हम व्हीट की बात करें, शुगर केन की बात करें, ओनियन की बात करें, ये सब क्या है, ये सब हमारे मोनोकॉट प्लांट है। और जैसे डाइकॉट प्लांट की हम बात करें, जैसे मैंगो की बात करें, गुआवा की बात करें, या हम और भी प्लांट जिसमें देखते हैं दूर दूर तक ब्रांचेस हैं, उसकी बात करें तो वो क्या है, डाइकॉट प्लांट है। और डाइकॉट प्लांट में रूट्स क्या है, ब्रांचेस हैं। तो अब इन रूट्स में भी मॉडिफिकेशन होता है। रूट्स बहुत सारी मॉडिफाइड होती हैं। क्यों मॉडिफाइड होती हैं? क्योंकि अपने अंदर ये फूड को स्टोर कर लेती हैं। फूड को स्टोर करने के कारण ये अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, बहुत सारी आपने रूट्स देखा है डाइकॉट रूट्स में। जैसे अगर हम बात करें कि एक रूट होती है इस प्रकार की, ये इस प्रकार की रूट्स है, और आपने देखा है रेफाइनस सेटाइवस मूली में देखा है, ये फ्यूजिफॉर्म रूट्स होती है। और फ्यूजिफॉर्म रूट्स का मतलब क्या है कि इस प्रकार की रूट्स होती है, ऊपर से तो ये मोटी दिख रही है और नीचे आकर पतली हो जाती है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। और ये इसलिए हो गई कि इसमें फूड मटेरियल स्टोर हो गया है, इसलिए फ्यूजिफॉर्म है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। एक बेटा रूट्स जो होती है उसको बोलते हैं कोनीफॉर्म। जैसे ये आपने देखा है, ये आप गाजर देखते हो ना, ये क्या है, कोनीफॉर्म। तो ये क्या है, इस प्रकार की रूट क्या है आप देख रहे हो। इस वाली रूट में आप क्या देख रहे थे कि ये रूट क्या है कि ऊपर से थोड़ा सा पतला हो गया है और नीचे से पतला का बीच में मोटा है, तो इसको हम फ्यूजिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की रूट में क्या है, ऊपर से ये रूट तो मोटी है और नीचे बिल्कुल पतली हो गई है, तो उसको हम कोनीफॉर्म कह रहे हैं। और नैपीफॉर्म में बेटा क्या होता है कि ये रूट बिल्कुल ऐसी हो जाती है, ये इस प्रकार से, ये। और आपने देखा है चुकंदर में, सलजम में ऐसे देखा है कि ये इस प्रकार की रूट्स हो जाती है और ये इसमें घड़े जैसी रचना बना लेती है, घड़े के आकार के तरीके रचना बना ले रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में हमारा फूड स्टोर हो गया है, इसलिए इसने बहुत बड़ी घड़े जैसी रचना बना ली। तो क्या है, ये फ्यूजिफॉर्म, कोनीफॉर्म और नैपीफॉर्म, ये सब क्या है, ये टैप रूट के बेटा एग्जाम्पल है कि इस प्रकार की रूट होती है और बहुत अधिक मात्रा में फूड मटेरियल इसमें स्टोर हो गया है। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी भी रूट्स होती हैं, जैसे आपने डहेलिया को देखा है। डहेलिया में क्या है, एडवेंटिटियस रूट्स है। डहेलिया की जड़ें होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में फूड मटेरियल स्टोर हो गया है और वो अनियमित शेप हो जाती हैं। इस प्रकार की अगर आप देखें तो इस प्रकार की ये अनियमित शेप हो जाती है डहेलिया में, ये। और क्या है, ये रूट्स ऐसे नीचे लटक रही है, ऐसे ये है रूट्स, तो इसमें क्या अनियमित शेप हो जा रही है, आप देख रहे हैं। तो ये डहेलिया में पाया जाता है। इसी प्रकार स्वीट पोटैटो में देखें आप, शकरकंद में, स्वीट पोटैटो में भी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में फूड मटेरियल स्टोर हो गया और अपने आप को इरेगुलर शेप में वो कन्वर्ट कर ले रही है, तो उसको बोलते हैं ये मॉडिफिकेशन है इसका। तो एक तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो रूट का है, और रूट में टैप रूट का भी है, एडवेंटिटियस रूट्स का भी है। इसी प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम का भी है। बहुत सारे ऐसे स्टेम है हमारे पास जो अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे आपने देखा है जिंजर है, कोलोकेशिया है, ओनियन है, पोटैटो है, बहुत सारे ऐसे इसका मॉडिफिकेशन है। तो बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे ये जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट, इसका डिटेल बात करेंगे हम लोग कि अंडरग्राउंड स्टेम कैसे बन रहा है, कैसे अंडरग्राउंड स्टेम में बहुत सारी ऐसे हमारे प्लांट्स हैं वो कैसे मॉडिफाइड होते हैं, भूमि के अंदर कैसे लंबाई में बढ़ते हैं, कैसे उसके अंदर नोड्स इंटर नोड्स बनती हैं, वो सब बेटा हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस लेक्चर को अगर आपने पसंद किया है तो हमारे YouTube चैनल में जाकर इस लेक्चर को
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, क्योंकि अधिक से अधिक हम आपको ये लेक्चर दे सकें। इसके लिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। ओके बेटा, थैंक्स।